हेलो डियर स्टूडेंट, जय श्री महाकाल, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो कि यूजीसी नेट जून 2006 राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। प्रश्न पहला, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो इसमें से आपको क्या आ जाएगा? सी विकल्प आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी अपन लोग व्याख्या करेंगे। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? शिल्पकार के लिए किया है। ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में पर अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है। कौन करता है? अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र व गुणतंत्र का सम्मिलित रूप है, जिसमें संख्या व विवेक का समन्वय होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न तीसरा है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत से क्या आ जाएगा? रूसो ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा, है ना। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पहला का ए से है, मैकियावेली ने दिया है। फिर सहमति का सिद्धांत लॉक ने दिया है। समझौता या सहमति का सिद्धांत व्यक्तिवादी सिद्धांत के कौन है? हॉब्स रहेंगे। और स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने दिया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है रूसो ने। ठीक है बच्चों, ये दिया है। ठीक है, ये है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने, सहमति का लॉक ने, व्यक्तिवादी का हॉब्स ने और स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो ने। अब देखिए निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? ठीक है, राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का विचार से क्या है? महात्मा गांधी। नव मानवतावाद का विचार मानवेंद्र नाथ राय। गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार BR अम्बेडकर। तो इनमें से आपको कौन सा गलत जोड़ा है? ये डी हो जाएगा। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार BR अम्बेडकर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये तीनों कैसे हैं? आपके सही है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, प्रश्न 5वां है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसमें आ जाएगा लॉक। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है, और लॉक ने अपनी पुस्तक 1690 में यह लिखी थी। कब लिखी थी? 1690 में। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? तो जॉन रॉल्स का है समझौतावादी सिद्धांत। तो रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांतों को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, की पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत सेल्सबरी। न्याय का वितरण सिद्धांत रॉल्स। अंतर्वृत्त का विचार माओ। और नवमानववाद का विचार सिद्धांत किसने दिया? तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न 8वां है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन परिषदिक आंदोलन, यह मतलब
मध्य युग में चर्च सर्वसत्ता का केंद्र था। राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार उसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की। प्रतिपादक मार्सेलियो द पदुआ। अब देखिए एक अभिकथन का एक क्वेश्चन आया है। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। और इसको सबसे अच्छे सॉल्व करने का तरीका है, इसमें अगर आप अपन लोग बीच में क्यों की लगा देंगे तो इसको बहुत ही आसान तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। जैसे क्योंकि परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, मतलब ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। तो हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है, हीगल के जो दर्शन है ना उसका आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं हैं। सतत गतिशीलता हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र की ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां। यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। ठीक है। तो यह लासवेल का कथन है, बहुत ही फेमस कथन है बच्चों। वो कि कौन किसका है? लासवेल का। लासवेल ने कहा है शक्ति सिद्धांत की, लासवेल ने कहा है उनकी जो पुस्तक है हाउ गेट व्हाट व्हेन व्हाई है और वो यह 1936 में इन्होंने लिखी थी। तो लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, इनकी प्रमुख यह पुस्तक है। प्रश्न 11वां है संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका बी आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा विधि का शासन है और प्रतिनिधि संस्थाएं हैं और सशक्त लोकमत है, ये 3 हैं। ठीक है। और भी ऊपर इसको विस्तार से समझाया गया है। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है। आपको बता ही दी विधि का शासन, सशक्त लोकमत और नंबर 3 प्रतिनिधि संस्थाएं। अगला देखें निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से प्रशासन करता है? किसका विश्वास है? तो इसमें परेटो का। परेटो एक कौन है? एक विशिष्टवादी अभिजन करता है। तो परेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। परेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे कौन है? अभिजन है। ठीक है। प्रश्न 3 आदर्शवाद आधारित है। तो किस पर आधारित है? नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। व्याख्या में आ जाएगा आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विश्व की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 नियामक राजनैतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो नियामक राजनैतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। प्रश्न 15 भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है।
किसके निकट है? कनाडा की, जो कि अपन बोलते हैं कनाडा से लिया गया है। किसे लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था को। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं लिखित संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और दोहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 16, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे इसमें प्रश्न नंबर 16 का इसका आंसर सी होगा, शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि भारत में शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है ना। तो इसमें देखिए संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख आधारभूत तत्व सिद्धांत हैं। राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, है ना। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व। तो मतलब सबसे अच्छी पहचान यही है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपसी संबंध बहुत ही अच्छा पाया जाता है, जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है, और संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में ही पाई जाती है। और इसमें तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारक होता है। ठीक है, प्रश्न 17, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया, तो इसका हो जाएगा डी। जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्र की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से हुआ है। यह राजनीति विश्लेषण का आधार बन गया है। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है, तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशागत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है, ठीक है, जो कि कहाँ का है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड से अपन ब्रिटेन भी बोलते हैं। लुसियन पाई के अनुसार, प्रश्न 19वां, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं, तो कौन कौन से हैं? लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संगठन हैं, तो पहला है वैधता, दूसरा नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, और तीसरा है सशक्त लोकमत। ठीक, प्रश्न 20वां, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा डी, फ्रांस में। व्याख्या, फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वीं गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें ना तो राष्ट्रपतीय सरकार का प्रावधान है और ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है। प्रश्न 21वां, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा है? इसमें आ जाएगा क्या? सी, जीन ब्लोंडेल। व्याख्या, जीन ब्लोंडेल ने दल व्यवस्थाओं के 5 प्रकार बताए हैं: एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दलीय प्रधान बहुदलीय तथा 5वां है कौन सा? बहुदलीय लोग। निम्न में प्रश्न 22 है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो इसमें बी आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं भारतीय शासन एवं राजनीति। प्रश्न नंबर 23वां, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा बी, जस्टिस फजल अली। भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर अन्य सदस्य थे। प्रश्न नंबर 24वां, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? सी, यानी सी राजगोपालाचारी।
तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था।